फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा स्टडी एक्सप्रेस। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ 2023 का मॉडल पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एमिल पुस्तक के लेखक हैं, बताइए कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मारिया मॉन्टेसरी। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये कथन है जॉन डीवी का। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्या संस्कार होता है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में, मुगलकालीन शिक्षा पद्धति में, वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। पहला इतिहास, दूसरा भूगर्भ शास्त्र, तीसरा नीति शास्त्र, चौथा अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 6, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। पहला 1937 में, दूसरा 1986 में, तीसरा 1938 में, चौथा 1940 में। बताइए कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1937 में। मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। पहला मकतब, दूसरा मदरसे, तीसरा दरगाहें या चौथा खानकाहें। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा मदरसे। बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? पहला फ्रॉबेल की, दूसरा रूसो की, तीसरा गीजूभाई बधेका की या जॉन डीवी की। तो इसका आंसर हो जाएगा गीजूभाई बधेका की। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी दिवस किस कब मनाया जाता है? पहला 22 अप्रैल को, दूसरा 8 जून को, तीसरा 17 फरवरी को या चौथा 11 फरवरी को। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, युग धर्म कहा जाता था परिवर्तनमान मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को, या एक या दो दोनों को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए किसको कहा जाता था? अगर इसका आपको आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा परिवर्तनमान मूल्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। पहले गीजूभाई बधेका या स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएंगे गीजू बधेका भाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी को या उर्दू को, अंग्रेजी को या फारसी को। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी को। क्वेश्चन नंबर 13, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं? पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। पहला जॉन डीवी, दूसरा एडम्स या तीसरा फॉबेल या चौथा सुकरात। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है हमारे एडम्स जी ने। क्वेश्चन नंबर 15, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, कहा है? अब्राहम लिंकन ने, सीले ने, वाइडबोर्ड ने या महात्मा गांधी ने। ये तो मैंने पहले बार नाम सुना है, वाइडबोर्ड। खैर इसका आंसर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने। हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म। अब हमारे आ जाएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ है।
बताइए क्या होगा। तो वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ एक संस्कार के द्वारा होता था जिसे उपनयन संस्कार कहते थे। बालक को शिक्षा के लिए शिक्षक के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता था। ठीक है, ये अति लघु उत्तरी प्रश्न है, तो इसे आपको 2 या 3 लाइन तक में ख़त्म कर देना है, इसको ज़्यादा लंबा बना के नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17, जल संचयन की उपयोगिता बताइए। तो पहला हो जाएगा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए, भूजल स्तर में वृद्धि बाढ़ नियंत्रण करने के लिए, जल की कमी को कम करने के लिए। तो ये सब जल संचयन की उपयोगिता हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन से बिंदु आवश्यक हैं, बताइए। तो उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षार्थियों को संसाधन उपलब्ध कराना, दूसरा हो जाएगा शिक्षार्थियों को वर्दी प्रदान करना। ये सभी बिंदु आवश्यक हैं। 2 लाइन आपको लिखना है इसमें, क्योंकि ये अति लघु उत्तरी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19, बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल श्रमिक बनने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है गरीबी, किशोरों को काम में कमी। ये सभी क्या हैं, बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉबल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉबल पहला शिक्षा शास्त्री था जिसने खेल के माध्यम से शिक्षा देने की बात कही है। ठीक है, वो खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते थे। वह एक आदर्शवादी दार्शनिक भी थे। उनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा बालक स्वयं, प्रकृति, मानव जाति एवं ईश्वर को पहचान सके। ठीक है, वो चाहते थे कि खेल खेल में बच्चे शिक्षा को सीख जाएं। क्वेश्चन नंबर 21, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। तो प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक या अकादमी था, जिसे दर्शन विद्यापीठ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रयोजनवाद के किन्हीं 2 गुण एवं दोषों का उल्लेख करिए। तो प्रयोजनवाद के गुण हैं, पहला प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया को प्रधानता देता था। प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया को प्रधानता देता था। दूसरा है प्रयोजनवाद ने विद्यालय को एक नया रूप देने का प्रयास किया था। ठीक है, प्रयोजनवाद ने विद्यालय को एक नया रूप देने का प्रयास किया था। अब इसका दो लिखने हैं। तो पहला हो जाएगा प्रयोजनवाद हमें केवल भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता था। दूसरा हो जाएगा प्रयोजनवाद सत्य को परिवर्तनशील मानता था। ठीक है, ये 2 गुण और दोष आपको लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की 2 मुख्य भूमिका बताइए। तो पहला लिख देना, वायुमंडल में प्रदूषक तत्वों की ऊंचाई को फेंकना चाहिए, ऊंचाई पर फेंकना चाहिए। दूसरा, घरों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। प्रदूषण पैदा करने वाले रोगकारक वायरस का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। ठीक है, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन सभी का हम बच्चों को ज्ञान कराना चाहिए कि उनसे होने वाली बीमारियां, रोग क्या हैं, इन सभी का ज्ञान कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था। तो बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ हमारे महात्मा गांधी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य से क्या अभिप्राय है, बताइए। राज्य से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर हो जाएगा AI कैंडल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीडिया क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया एक विभिन्न प्रकार के माध्यम जैसे श्रव्य, दृश्य, पाठ तथा चित्रित आदि का एक उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था। तो स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मत था कि स्त्री और पुरुषों के बीच में शिक्षा का भेदभाव न हो और दोनों को शिक्षा में एक ही समानता प्रदान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। तो भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं, सेवाओं, सूचनाओं का जो राष्ट्रीय सेवाओं का आर पार स्वतंत्र रूप से संरक्षण करना, जैसे वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों, सूचनाओं का वर्णन करना, ये सभी भूमंडलीय क्रिया को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं। तो पुरुषों और स्त्री के
समान अधिकार प्राप्त हो, उनके बीच कोई भेदभाव ना हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन साधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप है और हमारे पतन का कारण है। अब आ जाएगा हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा को जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता है। शिक्षा ही मानव जीवन को सफल बनाती है। शिक्षा ही मनुष्य को विवेक शक्ति प्रदान करती है। जीवन एक संघर्ष है, परंतु शिक्षा जीवन को संघर्ष से मुक्त करके सुखी बनाती है। शिक्षा ही मानव जीवन को सुसभ्य एवं सुसंस्कृति बनाती है। ठीक है, इसका ये आंसर इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है? यह बालकों के विकास में किस प्रकार सहायक है? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा RTE अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है। यह शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है। समस्त बालकों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगा। साथ ही साथ उन्हें शारीरिक पोषण के लिए पोषक तत्व भी मिलता रहेगा, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास होगा। ठीक है, तो इतना आपको आंसर इसका लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 33, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शरीर और आत्मा के बंधन को मुक्त करना। इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। उनका दूसरा उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा बनना है कि वह ईश्वर में स्थित उसकी एकता को पहचान सके। तीसरा उद्देश्य दैवीय नियमों के अनुसार बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। तो ये फ्रॉबेल के उद्देश्य थे। बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 34, तो इसका आंसर हो जाएगा बुनियादी शिक्षा के निर्माता महात्मा गांधी जी हैं। उनके द्वारा बुनियादी शिक्षा दी गई थी। पहला 7 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। बालक की शिक्षा में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। साक्षरता मतलब पढ़े लिखे को शिक्षा ही नहीं कहा जा सकता है। जो सिर्फ पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब वो नहीं कि वो शिक्षा ही है। उनके अंदर संस्कृति सुसभ्य भी होना, ये भी शिक्षा आते हैं। शिक्षा का उद्देश्य बालक में मानवीय गुणों का विकास करना होना चाहिए। शिक्षा बालक की समस्त शक्तियों का विकास है। ठीक है, ये सभी महात्मा गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के भूमिका हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा समाज में सृजन और संचालन में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षक को सामाजिक अभियंता की पदवी दी गई है। शिक्षा का संबंध न केवल विद्यार्थी को शिक्षा देने से है, बल्कि वह अपने विद्यार्थी को हर मोड़ पर राह भी दिखाता है। शिक्षक समाज के विकास का कार्य करता है। साथ ही साथ वह समाज में निहित गुण दोषों का मूल्यांकन की क्षमता का जागरण भी अपने विद्यार्थियों में करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज में परिवर्तन में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका इतना आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 36, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो औपचारिक शिक्षा मूलतः विद्यालयों के द्वारा दी जाती है। इससे शिक्षा के उद्देश्य, स्थान, पाठ्यक्रम, समय, अध्यापक सुनिश्चित होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित उन अनुभवों से हैं जिन्हें बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन की व्यवहारिक स्थिति से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो आपको ऐसे ही ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, और जो स्कूलों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होते हैं उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय सुझाइए। तो पहला हो जाएगा वायुमंडल में प्रदूषक तत्वों को ऊंचाई पर फेंकनी चाहिए। दूसरों द्वारा धूम्रपान किए जाने से भी पीने वाले पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो उनसे बच के रहना चाहिए। तीसरा हो जाएगा वायु, जल, ध्वनि, मृदा प्रदूषण आदि से होने वाले रोगों का ज्ञान कराना चाहिए। चौथा 120 से डेसिमल से अधिक शोर से निस्टेमस रोग हो जाता है, जिससे चक्कर आने लगता है, तो इस सबसे बच्चों को अवगत कराना चाहिए। पांचवा है कुएं, पोखरों, तालाबों, नदी नालों का जल वायरस द्वारा तथा उद्योगों इत्यादि के द्वारा प्रदूषित हो जाते हैं। इस बात पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 38, समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा समाज से अधिक लोगों के समुदाय मिलकर एक बृहद समूह को कहते हैं, जिससे सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। शिक्षा एवं समाज के मध्य पारंपरिक संबंध। पहला, समाज से आप क्या समझते हैं? तो उसका आंसर इतना लिख देना है कि समाज एक से अधिक लोगों के समूह से मिलकर बने एक बृहद समूह को समाज कहते हैं, जिससे सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। उसके बाद आपको दूसरा हेडिंग डालना है, शिक्षा एवं समाज के मध्य पारंपरिक संबंध। तो शिक्षा सामाजिक मानदंडों के साथ ही मूल्यों के प्रति आदर विकसित करती है तथा व्यक्ति में ज्ञान और समझ का विकास करती है। अब क्वेश्चन नंबर 39, मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है, विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, आज का मनुष्य सुख सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इन्हें प्राप्त करने के लिए वह किसी भी स्तर पर जा सकता है। वह धार्मिक संघर्ष, दहेज समस्या, दहेज, नारी उत्पीड़न, मादक दवाओं और पदार्थों का भी सेवन कर रहा है। कालाबाजारी, राजनीतिक भ्रष्टाचार आदि वह विशेषताएं उभर रही हैं, जिन्होंने हमारे सुखद भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस कारण यदि हम एक सुखद समृद्ध भारतवर्ष की कल्पना करना चाहते हैं तो हमें छात्रों में उचित मानवीय मूल्यों का विकास करना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की 4 मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला, यह एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना है। दूसरा, राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की संरचना। तीसरा, शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल। चौथा, उच्च शिक्षा में सुधार। एक और ऑप्शनल लिख सकते हैं, व्यावसायिक शिक्षा। इसमें से चारों में से आपको जितना भी समझ में आप लिख सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास ख़त्म हुई। आपको अगर मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बना रही हूँ, अभी मेरा ये नया चैनल है, तो इसलिए आप सभी मेरा सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग आप सभी का।